कई बच्चे विद्यालय में, घर पर एवं अपने दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इन पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती है। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग की जाने वाली विविध भाषाएं बच्चों के स्वयं को व्यक्त करने के आत्मविश्वास को किस प्रकार आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये वीडियो श्रृंखला स्वयं अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। ये हमारी श्रृंखला का पहला मॉड्यूल है जिसमें हम भाषा की विविधता और भाषा से जुड़ी पहचान जैसे रोचक विषयों पर रोशनी डालेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ भाषाओं को अक्सर अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। कुछ भाषाएं प्रमुख बन जाती हैं, जबकि अन्य भाषाएं हाशिए पर चली जाती हैं। बहुभाषी वातावरण में बच्चे एक ही संवाद के दौरान 2 या 2 से अधिक भाषाओं या बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कोड स्विच कहते हैं। वे एक वाक्य में अन्य भाषाओं के शब्दों का मिला जुला कर प्रयोग करते हैं या पहले वाक्य को एक भाषा में एवं दूसरे वाक्य को दूसरी भाषा में बोलते हैं। क्या होता है जब किसी क्षेत्र में एकाधिक भाषाओं में बात करने का चलन होता है? आप ऐसे बच्चे को पढ़ाते होंगे जो अलग-अलग भाषाओं में बात करते हैं। इसलिए इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए आपके कार्यस्थल में भाषा संबंधी विविधता की व्यापकता और आपके विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति रवैये को पहचानना आपका उद्देश्य होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मॉड्यूल की मदद से आप समझ पाएंगे कि एकाधिक भाषाएं सीखना निर्भर करता है भाषा संसर्ग पर, उस भाषा से जुड़ी प्रतिष्ठा पर और भाषाओं के बीच शब्दों और वाक्यांशों के हस्तांतरण पर। ये सुंदरनगर है। जंगलों और कोयलों की खदानों से घिरा हुआ सुंदरनगर मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। इस छोटे से शहर में एक रेलवे कॉलोनी है और भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। आसपास के गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों की भाषा भीली है। पार्था से मिलें। ये इस देश के उन हजारों शिक्षकों में से एक हैं जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। पार्था बच्चों को प्राथमिकता देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए एवं उन्हें स्वतंत्र रूप से खोज करने और खुद को व्यक्त करने का अवसर मिले। ये सुंदरनगर का प्राथमिक विद्यालय है जहाँ सुंदरनगर और इसके आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। पार्था पिछले 5 सालों से सुंदरनगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और उन्हें हाल ही में शिक्षक दिवस पर राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि पार्था के कारण इस इलाके के प्राथमिक शिक्षा के तौर तरीकों में वास्तविक बदलाव आए हैं। जब पार्था पहली बार सुंदरनगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने आए थे, तब उन्होंने महसूस किया था कि कुछ कम संसाधनों वाले विद्यालयों में बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में 2 कक्षा पीछे रहते हैं, जिसके कारण वे एकेडमिक उपलब्धियों में पिछड़ जाते हैं। पार्था चाहते थे कि सुंदरनगर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आत्मविश्वासी बने और उन्हें अपने स्कूल पर गर्व हो। विद्यालय को एक बेहतर सीखने की जगह बनाने के लिए उन्होंने शहर के कुछ धनी लोगों की मदद ली, जिन्होंने मेज़ें और कुर्सियाँ, चटाई, रंगीन शिक्षण सहायक सामग्री और एक कंप्यूटर दान में दिए। पार्था ने कला, संगीत, नृत्य, कहानी सुनना और नाटक मंचन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जहां बच्चों को उनकी अपनी भाषा में खुद को व्यक्त करने की अनुमति थी।
पार्था का मानना था कि किसी अमृत अवधारणा या विचार की समझ एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का पहला कदम है एवं इसे व्यक्त करने के लिए वह किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। पार्था की शिक्षण शैली के कारण बच्चे ऐसी अवधारणाओं को आसानी से समझ पा रहे थे। उन्होंने तस्वीरों का उपयोग किया। बच्चे जिन भाषाओं में सहज महसूस करते थे, उन्होंने उन भाषाओं का प्रयोग किया। કેમ છો મોટા ભાઈ? ए मोटा किसको बोला रे? हो ये कोय? અરે નહીં, elder brothers are called મોટા ભાઈ in a language. ये अभिभाषा जागरूकता का एक उदाहरण है। ये जागरूकता कि एक ही शब्द के अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। जब बच्चे अपने दोस्तों से नई भाषाएं सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास अपरिचित भाषा सीखने के डर को दूर करता है, जिसमें स्कूल की वह भाषा भी शामिल है जिसमें पाठ पढ़ाया जाता है। नए शब्द सीखने से उनका अपने दोस्तों के साथ जुड़ाव अधिक गहरा होता है एवं विविध संस्कृतियों से उनका परिचय होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि पार्था जल्दी ही सुंदरनगर प्राथमिक विद्यालय छोड़कर जाने वाले हैं। पार्था ने हाल ही में स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा पास की है और अब वे शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं। माया से मिलिए। माया विज्ञान में स्नातक है, एक प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षिका है और सुंदरनगर में तबादला होने से पहले वे 2 विद्यालयों में पढ़ा चुकी हैं। माया को पार्था की जगह नियुक्त किया गया है। माया इससे पहले 2 लाख की आबादी वाले बड़े शहर में नौकरी करती थी, जहां 3 प्राथमिक विद्यालय थे। मगर माया सुंदरनगर की तरह एक छोटे से शहर में पली बड़ी थी और उन्होंने ठान लिया है कि वह अपनी इस नई भूमिका में सफल होकर रहेंगी। पार्था ने फैसला किया है कि हस्तांतरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वे सुंदरनगर के बहुभाषी विद्यार्थियों से जुड़े अपने अनुभवों को माया के साथ साझा करेंगे। माया जी, आप कहाँ पली बड़ी हैं? मुझे लगता है कि आप इंदौर के आसपास की होंगी, क्योंकि आपके उच्चारण में मालवी की झलक मिलती है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मुझे पता नहीं था कि ये इतना स्पष्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसी बातों पर गौर करना अच्छा लगता है। जब मैं किसी को हिंदी में बात करते हुए सुनता हूँ, तब मैं उनके उच्चारण से यह अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ कि वे किस जिले के हैं, देश के किस प्रांत से आए होंगे। आप कह सकती हैं कि यह मेरा एक शौक है। बाप रे, फिर तो जो लोग अपना अतीत गुप्त रखना चाहते हैं, वे आपसे डरते होंगे। हमारे देश की सुंदरता यह है कि हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा से सैकड़ों बोलियां उपजी हैं। मेरा मानना यह है कि देश के एक छोर से दूसरी छोर तक एक लंबी ट्रेन यात्रा पर जाना नई भाषाएं सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। सच कहा आपने। यात्री अपनी भाषाएं साथ लेकर चलते हैं, है ना? हाँ, और ट्रेन में अलग अलग राज्यों से आए अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। कई लोग काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं, कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे होते हैं और कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सफ़र करते हैं। मैं जब सुंदरनगर आ रही थी तब मेरे ट्रेन के डिब्बे में बारातियों का एक दल भी था। लड़का हमारे बगल वाले राज्य में शादी करने जा रहा था। शादी के बाद दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बसने वाले थे। शायद उसने कनाडा का उल्लेख किया था। हाँ, और प्रवासी श्रमिक भी हैं जो काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। तो अगर हम इन सभी जगहों को देखें जहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ट्रेन में सफ़र के दौरान या एक नए शहर में, या बीच में किसी रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन अचानक रुक जाती है। हाँ, कोई भी ऐसी जगह जहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ यात्री कम या लंबे समय के लिए अपनी यात्रा से विराम लेते हैं, वह बहुभाषी स्थान बन जाता है। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ केवल एक ही भाषा बोलने वाला एक समुदाय रहता है, वह स्थान एक भाषी होता है। भाषा की विविधता सबसे अधिक उन स्थानों पर पाई जाती है जिन रास्तों से यात्री नियमित रूप से आवाजाही करते हैं या अतीत में किया करते थे।
अरे, क्या वाकई में 11 बज गए हैं? क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? हमारे गेट के बाहर जो चाय की दुकान है, वहाँ कड़क चाय मिलती है। मैं जाकर ले आता हूँ। मगर गलती से भी वहाँ की कॉफ़ी कभी मत पीना। उसका स्वाद उबली हुई मिट्टी और चीनी के घोल जैसा है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। हाँ, एक कप चाय बढ़िया रहेगी। मेरे लंच बैग में बिस्कुट है, मैं उन्हें ले आती हूँ। चाय पी के मजा आ गया। ये बिस्कुट भी बहुत स्वादिष्ट हैं। इलायची वाले हैं क्या? नहीं, काजू है, मगर इन सभी का स्वाद एक जैसा ही लगता है ना? पर क्या आपने गौर किया है कि बिस्कुट बनाने वाले काजू बिस्किट को अंग्रेजी में कैशू बिस्किट लिखते हैं, मगर इलायची हमेशा इलायची ही रहती है। उसे कार्डमम बिस्किट नहीं बुलाते हैं। शायद कार्डमम बिस्किट सुनने में लुभावना नहीं लगता है। हाँ, कितनी दिलचस्प बात है ना? किस तरह भाषाएं एक दूसरे से शब्द, ध्वनियाँ और व्याकरण उधार लेती और देती हैं। हाँ, और कभी-कभी किसी अजनबी के साथ एक प्याली चाय या कॉफी पीते हुए हमारा परिचय एक नई दुनिया और नई भाषाओं से हो सकता है। मुझे लगता है कि भाषाएं हम इंसानों जैसे ही होती हैं, विचारों और सूचनाओं से भरपूर, और उन विचारों को व्यक्त करने की इच्छा। मनुष्यों की तरह भाषाओं को भी परिवारों में बांटा जा सकता है ना? आपने इनकी तुलना बहुत ही सुंदर ढंग से की है माया जी। हाँ, उन्हें बांटा जा सकता है। भारत में 3 मुख्य भाषा परिवार हैं, द्रविड़, आर्य और मुंडा। और जैसे दोस्तों के भाई बहनों की तुलना में अपने भाई बहनों के साथ हमारी अधिक समानता होती है, वैसे ही दूसरे परिवार की भाषाओं की तुलना में प्रत्येक भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं के बीच अधिक समानता होती है। मतलब, अगर हम सभी भाषाओं को एक सीधी लकीर पर सजाएं, तो एक ही परिवार की भाषाएं एक दूसरे के बगल में खड़ी होंगी, और जो भाषाएं अलग परिवार की हैं, वे दूर खड़ी होंगी। इसीलिए हिंदी और मराठी एक दूसरे के बगल में खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही हिंद आर्य भाषाएं हैं। लेकिन हिंदी तमिल और संथाली से अलग रहेगी, क्योंकि तमिल एक द्रविड़ भाषा है और संथाली एक मुंड भाषा है। बिल्कुल सही। तो माया जी, क्या आप मुझे किसी दूसरी भाषा के ऐसे 4 शब्द बता सकती हैं जो आपने बचपन में सीखी थी? घर पर हम हिंदी में बात करते हैं। मुझे लगता है कि अंग्रेजी के मेरे पहले शब्द थे टाटा बाय बाय, जिसका प्रयोग मैं हर बार करती थी जब मुझे बाहर घूमने जाने का मन करता था। दूसरा शब्द था हंग्री, क्योंकि मेरी माँ मुझसे हमेशा पूछती रहती थी, हंग्री क्या? स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक सरदार लड़का था, और उससे मैंने हाँ जी, बहन जी और शुक्रिया बोलना सीखा था। और क्या इन शब्दों का असर आपके हिंदी बोलने के तरीके पर पड़ा था? हाँ, मैं अब भी धन्यवाद के बदले शुक्रिया और भूख लगने पर हंग्री लगी है बोलती हूँ। अपने छोटे से भांजे को टहलने के लिए बाहर लेकर जाते समय उससे घूमने चले की जगह अक्सर पूछती हूँ, टाटा चलें? ये शब्द मानक हिंदी का हिस्सा नहीं है, मगर संदर्भ तो सही है ना? हाँ, ऐसा अक्सर एकाधिक भाषाओं में बात करने वाले लोगों के साथ होता है। अच्छा माया जी, अगर इस प्याली की चाय बोल पाती तो यह किस भाषा में बात करती? आपको क्या लगता है? ये तो आसान है। हमें पता लगाना होगा कि ये चाय की पत्ती आई कहाँ से है, किस पहाड़ पर इसका जन्म हुआ है। ये नीलगिरी पहाड़ों से है या असम की ढलानों से, या फिर पश्चिम बंगाल के डुअर्स इलाके से? जब ये एक छोटा सा पौधा था, तब इसने कौन सी भाषा सुनी थी? किसने इसकी देखभाल की थी और इसकी कोमल पत्तियों को किसने तोड़ा था? अगर हम ये जान जाए कि ये आई कहाँ से है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी भाषा बोलती है। ठीक कहा आपने। जब किसी व्यक्ति से उसकी भाषा का नाम पूछा जाता है, तो वह आमतौर पर उस भाषा का नाम लेता है जो वह घर पर बोलता है। हालांकि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं, उदाहरण के लिए, क भाषा में बात करता हूँ, तो यह मूल भाषा उस व्यक्ति के भाषा समूह से कहीं अधिक जानकारी देती है। यह उस व्यक्ति के समुदाय की पहचान करने में मदद करता है और उसे उस समूह से अलग करता है जो ख भाषा बोलती है।
कभी कभी मूल भाषा इस बात का संकेत दे सकती है कि व्यक्ति समाज के किस वर्ग से है या उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां किस तरह की हैं। और इसीलिए भाषाई पहचान वक्ता और श्रोता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ना? भाषाएं लोगों को समाज में एक विशिष्ट स्थान देती है। भाषाई पहचान वयस्कों और बच्चों दोनों के सामाजिक अनुभवों को आकार देता है। ये किसी व्यक्ति की एक या अधिक भाषाओं के वक्ता के रूप में भी पहचान कराता है। बिल्कुल सही माया जी। चूंकि इस शहर में केवल एक ही प्राथमिक विद्यालय है, इसलिए सुंदर नगर के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, चाहे उनकी मूल भाषा या सामाजिक या आर्थिक स्थिति जो भी हो। इसके चलते हमारे इस स्कूल में कई मूल भाषाएं हैं। भाषाओं की काफ़ी विविधता है एवं विभिन्न प्रकार की अनूठी और विशिष्ट भाषाई पहचानें हैं। इसका मतलब है कि हमारे स्कूल में कई बहुभाषी बच्चे हैं। बच्चे जो घर पर एक भाषा सुनते और बोलते हैं, दूसरी भाषा अपने दोस्तों के साथ खेलते समय और तीसरी स्कूल में। बच्चे जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से जानकारी के रूप में भाषा का अनुभव करते हैं। जी माया जी, मगर हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो विद्यालय और घर पर एवं अपने दोस्तों के साथ एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे जिन्हें भाषा का अनुभव केवल एक ही सांस्कृतिक जगत से होता है। बच्चे जो भाषाई पहचान में किसी विविधता का अनुभव नहीं करते। माया जी, आज मैं बहुभाषी कक्षाओं को पढ़ाने के मेरे अनुभवों को आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि आप इससे पहले जिन विद्यालयों में पढ़ाती थीं, वहाँ आपके भी कई ऐसे अनुभव रहे होंगे। आप उन्हें याद कीजिए और मुझे बताइए। शायद साथ मिलकर हम कुछ ऐसी अच्छी योजनाओं या प्रथाओं को कारगर बना पाएं जिनसे हमारी स्कूल प्रणाली को लाभ होगा और हम बहुभाषी बच्चों का बेहतर ढंग से समर्थन कर पाएंगे।